बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम गोइंग अंडरग्राउंड में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्ठा। नाजरीन, आज अहम इशूज़ पर बात करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम सिंध के बल्दियाती इंतखाबात और कराची की बात की जाए तो अभी रिसेंटली 2 सीट्स मज़ीद जमात इस्लामी ने गेन कर ली हैं और उसके बाद जमात इस्लामी का नंबर 88 हो चुका है और 2 सीट्स लूज़ करने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पहले नंबर पर थी 93 सीट्स के साथ, उनका नंबर रह गया है 91। सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 91 सीट्स, जमात इस्लामी की 88 सीट्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 40 नशिस्तों के साथ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 7 नशिस्तें हासिल कर सकी और जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी 3 नशिस्तें हासिल की। TLP तहरीक लबैक जो है उनकी 2 नशिस्तें हैं और इंडिपेंडेंट 3 अराकीन हैं और 1 सीट मिली है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को। और सिर्फ 1 सीट गेन करने के बाद बल्दियाती इंतखाबात में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सरापा एहतजाज हैं और होंगे ही, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर सियासतदान जब भी हारते हैं धांधली का इल्ज़ाम लगाते हैं और ये कहते हैं कि हमारे खिलाफ धांधली हुई है, और जब जीत जाते हैं तो कहते हैं कि बड़ा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस था। ये इट इज़ द रूटीन इन आवर कंट्री। ये कराची के जो है टोटल 246 वहाँ पर जो है वो नशिस्तें थी, जिसमें से 235 का रिज़ल्ट आया है और बाकी 11 अरकान जो हैं वो अवेलेबल नहीं थे, उन इंतकाल कर चुके, इसलिए वहाँ पर इलेक्शन नहीं हुआ। अब रिक्वायर्ड क्या है, 124 का नंबर रिक्वायर्ड है किसी को भी कराची का मेयर बनाने के लिए। और कराची के मेयर जो इस टाइम पे जमात इस्लामी जो है इस पोजीशन में है कि वो किसी को भी ज्वाइन करेंगे तो अपना मेयर बना सकते हैं। अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करें, जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से तो स्ट्रॉन्ग नो आ चुका है, दे आर सेइंग नो टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कि हम किसी भी सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने साथ शामिल नहीं करेंगे। लेकिन जमात इस्लामी को बार बार जो है वो कह रहे हैं कि हम आपको ज्वाइन करेंगे और मिलकर कराची की बेहतरी के लिए काम करते हैं। वो बेहतरी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज तक कराची में की है, उसी बेहतरी के लिए अब वो जमात इस्लामी को भी इनवाइट कर रहे हैं, दैट कम जॉइन अस, मिल के खाएँ पिएंगे और कराची को बेहतर करेंगे, ये कहा जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। आज नैब तरामीम के मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ बातचीत हुई। सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अब्दुल्ला साहब, माहिर कानून है। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। और साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शाहिद इकबाल भट्टी साहब। सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत शुक्रिया। बात का आगाज़ करूँगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने नैब तरामीम के मामले पर आज इस्तफसार हुआ और इसमें उन्होंने ये कहा कि सिर्फ इतना कह दें कि तरामीम का इतलाक़ माजी से नहीं होगा और ये इसके बाद 90% केसेस जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तरामीम के फ़ैसले से कानून पर अमल दरामद मुतासिर हो रहा है और उन्होंने ये कहा कि बदकिस्मती से अवाम का पैसा गायब किया गया और सब मुफाद परस्त हो चुके हैं, ये कहा जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने। और साथ ही ये भी उन्होंने कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उन्होंने कहा कि मैंने अखबारों में ख़बरें पढ़ी हैं और ये ख़बरें छपी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद पार्लियामेंट वापस जा रही है, एंड इट इज़ अ गुड गेस्चर उनकी तरफ से जो बात की गई। और ये भी कहा गया कि आइन पर अमल दरामद के लिए अदालत हर फैसले पर नज़र रख सकती है और हर इदारे को अदालत जो है वो मदऊ कर सकती है, बुला सकती है किसी भी मामले के ऊपर, ये कहा गया उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने आज ये कहा कि नैब तरामीम एमनेस्टी स्कीम है या आम मुआफ़ी, ये एक सवाल था जो इस्तफसार में जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने कहा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि क्या नैब तरामीम का माजी से इतलाक़ करना अपने गुनाह साफ़ करना नहीं है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कानून साजी अक्सरियत से नहीं इत्तफ़ाक़ राय से होनी चाहिए, ये भी उन्होंने एक बात की। और इसके बाद हम जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी कुछ थोड़ा सा इस्तफसार किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे शख्स का केस क्यों सुन रही है जो पार्लियामेंट से बाहर है और एक शख्स के फ़ैसलों की वजह से पूरा सिस्टम मुंजमद हो गया है। इस सब पे मैं अपनी बात का आगाज़ करूँगा बैरिस्टर अब्दुल्ला साहब से। अब्दुल्ला साहब, नैब तरामीम का जो मामला है उस पर जो डिस्कशन हुई है, सर, हाउ डू यू टेक इट एंड व्हाट इज़ योर व्यू ऑन दैट? बिलाल साहब, बेसिकली जजेस को रिफ्रेन करना चाहिए पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स मेक करने से। उनका एक अपना डिस्क्रेशन ज़रूर है, लेकिन वो विद इन द कोर्ट रूम एंड फॉर अ सर्टन केस हो सकता है। जब वो करंट अफेयर्स पे इस तरह की स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स देने लग जाते हैं जो कि उनका बायस या उनका टिल्ट किसी एक सर्टन पार्टी की तरफ शो कर सकता है, तो ये एक ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट के बारे में एक बड़ा बुरा इमेज आता है। ठीक है। जिस तरह के उन्होंने
ये बात की है कि जी सुप्रीम कोर्ट कोई भी मैटर देख सकती है, ये बड़ी डेंजरस और बड़ी अजीब किस्म की स्टेटमेंट है। उसकी मेन वजह ये है कि हम लोग एज अ नेशन जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से बड़ा सफ़र कर चुके हैं। ठीक है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में 2 जजेस रह चुके हुए हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान, मैं तो कहता हूं कि जुडिशली तो खास तौर पे 20 इयर्स पीछे चला गया था। ठीक है, एक तो इफ्तिखार चौधरी साहब थे अल मशहूर, और एक साकिब निसार साहब थे, वो भी अल मशहूर ही हैं। तो उन लोगों ने जो फैसले किए कोर्ट रूम नंबर 1 में, उसने पूरे के पूरे स्टेट के सिस्टम को हिला के रख दिया। ठीक है। अब जज साहब अगर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी मैटर देख सकती है और वो विदाउट एनी ट्रायल्स, विदाउट एनी सिक्योर्ड कन्विक्शंस ये बात कर रहे हैं कि जी सारे चोर हैं तो वो बच जाएंगे और नैब की तरमीम अच्छी नहीं है, तो ये एक बहुत ही डेंजरस किस्म का टेट शो हो रहा है उनकी तरफ से। बाकी जहाँ पे एजाज साहब की बात है और वो इत्तफाक़ राय वाली बात है, वो काफ़ी क्वेश्चनेबल है। क्या इत्तफाक़ राय एक जमहूरी निज़ाम में मेजॉरिटी की नहीं होती? आप और किस तरह से इत्तफाक़ राय कायम करेंगे? क्या वही इत्तफाक़ राय है जो आपकी राय से मिलती होगी? फिर ये जमहूरियत तो नहीं है। ठीक है। तो कानूनी तौर पे इन स्टेटमेंट्स की बड़ी एक अजीब किस्म की हैसियत है। ये कानूनी स्टेटमेंट्स हैं नहीं, एसेंशियली ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, एंड वी शुड बी क्वेश्चनिंग एज अ नेशन कि वेदर जजेस शुड बी मेकिंग दिस पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स और नॉट। इज दिस समथिंग दैट देयर ऑफिस मैंडेट्स देम टू डू? क्या उनका ऑफिस उनको ये अलाउ करता है? तो मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन जो हमारे मुल्क के अंदर अब निज़ाम चल रहा है इस वक्त, इमरान खान साहब की बात करें तो वो कहते हैं द ओनली ऑप्शन इज जुडिशरी, दैट अगर जुडिशरी इस मामले में जंप इन करे तो ही कुछ हो सकता है, और इसके अलावा बार बार प्रोवोक किया जाता है, जुडिशरी को कहा जाता है कि वो फैसले करे। और जिस तरह से ये जो केस है, अब नैब तरमीम का जो मामला है, सारे बेनिफिशरीज हैं सियासी लोग, वो लोग जिन्होंने खुद से नैब में तरमीम की और उसके बेनिफिशरी भी वो खुद हैं। अब अगर ये केस सुप्रीम कोर्ट सुनेगी और सुप्रीम कोर्ट में ही केस जाएगा तो आई थिंक पॉलिटिकल डिस्कशन तो सुप्रीम कोर्ट को करना ही पड़ेगी ना। बेसिकली ये सुप्रीम कोर्ट में केस तब तक फॉर्मली नहीं टेकअप हो सकता, ठीक है, जब तक कि इस पे एक फॉर्मल सुओ मोटो नहीं लिया जा सकता या इस पे कोई पिटिशन नहीं उनके सामने आती। ठीक है। और अगर वो आ भी जाती है तो इन एसेंस मीडिया में ऐसी स्टेटमेंट्स रिलीज करना जो कि एक ऑलरेडी एक जज का माइंड शो कर दे कि वो फैसला किस तरफ करने जा रहा है, आई डोंट थिंक इट इज एन एथिकल वे ऑफ डूइंग थिंग्स। ठीक है, दुनिया में इस चीज को लुक्ड डाउन अपॉन किया जाता है, और वैसे भी हमारे सुप्रीम कोर्ट का म्यार जो है वो कोई इतना आला नहीं समझा जाता दुनिया भर में कि हम लोग जो है इस चीज़ को भी एंडोर्स कर लें। ठीक है, विम्स एंड विशेस पे अगर कानून चलने लग जाए तो उसमें सर्टेनिटी खत्म हो जाती है, लोगों को रिलीफ देने के बजाय लोगों के लिए प्रॉब्लम्स खड़े किए जा सकते हैं। अगर पॉलिटिकल मैटर्स पार्लियामेंट में रह के डिस्कस किए जाएं और उनको पार्लियामेंट्री प्रिविलेज दी जाए जो कि उनका हक है कॉन्स्टिट्यूशनली, तो वो बेहतर समझा जाएगा। कानूनी राय यही है इसमें, और मेरे ख्याल से बहुत सारे माहिरीन मेरे साथ इस मैटर पे अग्री करेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक हो गया। मैं शायद इकबाल भट्टी साहब आपकी तरफ आऊँगा। सर, सुना आपने ज़ाहिर नैब तरमीम का मामला और जो भी इस्तफसार यहाँ पर हुआ, इसके साथ ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब की मुलाकात हो गई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब से। मुख्तलिफ आइनी और कानूनी अमूर पर बातचीत हुई है और स्पेशली पंजाब के इलेक्शंस के बारे में बातचीत हुई है चीफ जस्टिस साहब से। शायद वो जानना चाह रहे होंगे कि आइंदा का लाए अमल क्या होगा। इकबाल भट्टी साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं सिचुएशन को? सर, बहुत शुक्रिया। और ये जो आपने क्वेश्चन थ्रो किया है ये इंतहाई रेलेवेंट है मौजूदा सर्कमस्टांसेस में। मैं बिल्कुल इनसे एग्री करूंगा। थोड़ा सा मैं इनपुट दे दूं कि जुडिशरी पे क्या आपके चैनल पे हमें इतनी आज़ादी है कि हम थोड़ी सी बात कर लें, अगर कदगन ना हो इस चैनल पे बात करने की? सर, लिमिट्स हैं, बट यू कैन टॉक, यू कैन से। थैंक यू वेरी मच। ये जो अभी बात हुई थी ना कि हमें जो है वो एक कंसेंसस चाहिए, सभी पार्टीज़ का अक्सरियत नहीं चाहिए। तो पहले तो मैं ये, मेरा भी एक बीइंग ए पाकिस्तानी, ठीक है, बीइंग ए सीनियर एनालिस्ट, उनसे जो मोहतरम जजेस साहिबान हैं उनसे ये कि क्या जो हमारा पैनल है वहाँ पे 14, 15 या 17 जजेस बैठे हुए हैं, क्या उनके अपने दरमियान कोई कंसेंसस है? ठीक है, अगर जजेस के दरमियान पाकिस्तान की जुडिशरी में जो टॉप टियर के लोग हैं, लोग बैठे हुए हैं और वो जजेस जो है वो जो भी डिसीजन करते हैं, अगर वो इख्तलाफी नोट लिख सकते हैं, ठीक है, तो पार्लियामेंट के अंदर भी तो हक है ना कोई किस जबान में बात करे।
तो मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि हमारी जो जुडिशरी जिसको बार बार खान साहब नॉक कर रहे हैं जी। तो खान साहब को एहतियात करनी चाहिए। अपने 3 साल दौर में वो इस्टेब्लिशमेंट को नॉक करते रहे और अगेंस्ट जुडिशरी बयान देते रहे। क्या खान साहब की नॉकिंग पे हमारी जुडिशरी ने अपना माइंडसेट बनाना है और ऐसे बयान देने? और वाकई बहुत क्रिटिकल, अगर हमारी जुडिशरी 140th लेवल पे जा रही हो पूरी दुनिया में, तो क्या हमारी जुडिशरी को ऐसी स्टेटमेंट्स देनी चाहिए? ये नहीं, क्वेश्चन मार्क है। उसमें शायद साहब मैं आपको बताऊं, अगर देखिए ये सिर्फ इमरान खान साहब की बात नहीं है, ये तो जाहिर है हर अवाम का, कोई भी जो बाशऊर आदमी है वो इस सवाल का जवाब जानना चाहता है कि आपने नैब में तरमीम की हैं, जिन लोगों ने की हैं सबसे बड़े बेनिफिशरी वो खुद हैं और ख़ुद से वो कानून साजी कर रहे हैं, नई तरमीम कर रहे हैं। तो इस पर क्या आप क्या समझते हैं कि जिन्होंने कर लिया ये ठीक है? यानी जो केसेस बने थे वो वेदर वो राइट थे या रॉन्ग थे, उन केसेस को आई गेस फाइट करना चाहिए था उन सियासी लोगों को भी, ना कि तरमीम करके एक नैब को डिसेबल ही कर देना चाहिए था उन्हें। अच्छा, क्योंकि मैं लॉयर नहीं हूँ, लेकिन मेरे दोस्त बहुत सारे जो टेलीविजन पे हमारे साथ प्रोग्राम करते रहते हैं, मुझे जो फीडबैक है मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। शायद ये एग्री करे ना करे, इनका हक है, क्योंकि ये एक्सपर्ट है, लॉयर ये है, बैरिस्टर ये हैं। हमारे यहाँ मुल्क में जब नैब को बनाया गया तो वो परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में बनी। उससे पहले जितने भी वाइट कॉलर क्राइम्स होते थे वो हमारी FIA उसको डील करती थी। बिल्कुल ऐसे सारा कुछ। अच्छा, ये उस वक्त की तरमीम यानी एक डिक्टेटर की तरमीम में से ये सारी चीजें डालेंगी, और डाली पॉलिटिशियंस ने। जब उनको उस वक्त बेनिफिट था तो उन्होंने ये बना ली। जब उनको फील हुआ कि इसमें हम खुद डल रहे हैं, हमारे ऊपर ये लागू हो रही हैं, तो शायद उन्होंने चेंज की। इसका मतलब है कि इसको बनाने वाले भी पार्लियामेंटेरियन थे, इसको चेंज करने वाले भी पार्लियामेंटेरियन है। ठीक है। तो जुडिशरी का रोल जो है वो मैं फील करता हूं कि क्या ये कानून जो है वो जुडिशरी ने बना के दिया है पार्लियामेंट को, ठीक है, या पार्लियामेंट ने बनाया हुआ है और जुडिशरी में वो चैलेंज हो गया हुआ है? तो ये क्वेश्चन है जो मैं अक्सर लॉयर से करता हूं। तो वो कह रहे हैं, भट्टी साहब ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है जो मैंने आपके प्रोग्राम में कर दिया है, इसका जवाब मैं भी ढूंढ रहा हूं और अल्लाह करे हमारी आवाम को मिल जाए, क्योंकि आज मुल्क उस नहज पे खड़ा है। देखिए, हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के डिसीजन जुडिशरी कुछ और देती है, हमारी फेडरल गवर्नमेंट के डिसीजन से कुछ और देती है। इसी जुडिशरी ने अपनी गलतियां मानी हैं कि शायद पहले हमसे गलतियां हो गई हैं डिसीजन देने में। तो हमारे जो अगर डिसीजन उन्होंने कोई भी करना है, कोई एक खुश होगा, कोई एक नाराज होगा, लेकिन वो जस्टिस के ऊपर डिसीजन होना चाहिए। ठीक है, वो पॉपुलैरिटी पे या टेलीविजन पे या हमारे सोशल मीडिया की व्यूअरशिप के लिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हमारे सारे जजेस, एक वक्त हम सुनते थे, मेरी ये एज होगी है, हमारे जजेस दोस्त होते थे तो वो कहते थे हम तो टेलीविजन देखते नहीं है, हमने तो डिसीजन करना है बुक के मुताबिक, लॉ के मुताबिक। तो अब क्या हम टेलीविजन देख कर डिसीजन करेंगे? तो ये एक बहुत टफ एक क्वेश्चन है जिसकी वजह से पाकिस्तान आज इस धाने पे है। जुडिशरी की बिल्कुल जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान को बचाए, लेकिन वो पॉलिटिकल होकर बचाए। ठीक हो गया। अच्छा सर, बात करेंगे सिंध के बल्दियाती इंतखाबात पे। शायद साहब, हाउ डू यू सी इट के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 91 सीट्स ली हैं और 88 सीट्स ले गई है जमात इस्लामी। ज़ाहिर है हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी, और सिंध के अंदर जो हालात हैं आपने भी विज़िट किया होगा, यू नो बेटर, और आपको पता है कि किस तरह से वहाँ पे सिस्टम चलता है, किस तरह से चीज़ें मैनेज की गई हैं। इसके बावजूद जमात इस्लामी का 88 सीट्स कराची के अंदर ले जाना और पीपल्स पार्टी का 91 सीट्स लेकर जाना, जिस तरह बिलावल साहब कह रहे हैं कि ये उनकी एक विक्ट्री है, क्या ये विक्ट्री है? मैं 3 माह पहले वहीं था, और जब ये तकरीबन बातचीत चल रही थी MQM की, आपने एक लफ्ज़ कहा कि MQM की एक सीट है जी, तो वो मुहाजिर कौमी मूवमेंट की है जी, वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की नहीं है जी। ठीक है, ठीक हो गया। दूसरी बात यह है कि ये मैं वाकई मैं सलाम पेश करता हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी को जी। 15 सालों से गवर्नमेंट चला रहे हैं, शुक्र करें कि उनकी 50 सीट्स नहीं बनी या 40 सीट्स नहीं बनी। ठीक है, उनका 100+ में ले जाना, अब उसको ये नाम देते रहे टेम्परिंग का सब कुछ। मैं इस वक्त पीपल्स पार्टी को नहीं देख रहा कि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड
पीटीआई एंड एमक्यूएम। नहीं शायद साहब इतनी सारी वीडियोस हमने देखी हमारे सामने आई हैं और इतना सारा इशू हुआ कि इलेक्शंस जो है वो फेयर नहीं थे। आज एमक्यूएम ने जो बात की, खालिद मकबूल सदीकी सॉरी मेयर जो थे साबिक, वो आए और उन्होंने वसीम अख्तर साहब ने आज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि कराची के अंदर जिन जिन हलकों में जमात इस्लामी और पीटीआई स्ट्रॉन्ग थी वहाँ पर पोलिंग का अमला 1 बजे से पहले भेजा ही नहीं गया। और फिर उन्होंने ये भी इंकशाफात किए कि हर जगह पर धांधली हुई है। अब हर शख्स तो ये कह रहा है कि वहाँ पर धांधली हुई है, तो आपको क्या लगता है सर कि ये बड़ा फेयर इलेक्शन हो गए वहाँ पर? देखिए अभी तो ये मामला है ना वहाँ का, ठीक है, कि उन्होंने कह दिया, उनके अली जैदी ने कह दिया कि इलेक्शन कमीशन 14वीं टीम है, ठीक है, पीडीएम की, ठीक है, यही कहा ना जी। अगर इलेक्शन कमीशन पे उनको ट्रस्ट नहीं है तो मैं फिर वो ये छोड़ दे। मैं तो कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी का 100 ले जाना। मेरा क्वेश्चन है इमरान खान साहब से, ठीक है, जिन्होंने इस मुल्क में पिछले 4 सालों से हजान पैदा कर रखा है नया पाकिस्तान बनाने के लिए, ठीक है, क्या वो इस सिस्टम में ये इलेक्शन कमीशन के अंडर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अंडर, ठीक है, क्या वो नए आइंदा के इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं? ठीक है, बार बार वो इलेक्शन का तकाजा कर रहे हैं। अगर वहां पे पीपल्स पार्टी ने सारी टेम्परिंग करके, फिडलिंग करके, प्री पोल रिगिंग कर ली और अपनी सुपरविजन में वो 100 सीट्स ले गई, तो कल को अगर वहां पे उन्होंने इतना रौला डाल दिया, पंजाबी में जिसको कहते हैं पीठ स्यापा डाला हुआ उन्होंने, तो कल को अगर वो खुदा ना खास्ता पीपल्स पार्टी या पीटीआई पंजाब के इलेक्शन हो गए या इस्लामाबाद में, क्योंकि मैं माइंडसेट ये पढ़ रहा हूं पीटीआई वालों का कि वो जीत के अलावा वो इस फ्रेम पे जा ही नहीं रहे कि अगर हम जीतते नहीं इसका मतलब है रिगिंग हुई है, टेम्परिंग हुई है। ये माइंडसेट बिलाल बहुत खतरनाक है इस मुल्क के लिए। या तो सिस्टम चेंज करे ना सर, खान साहब आके पार्लियामेंट में सिस्टम चेंज करे, जुडिशरी के कहने पे पार्लियामेंट में ना जाएं। शायद भाई पाकिस्तान के लिए जाए। आपने किस पार्टी का ये सिस्टम नहीं देखा या आपने कब ये नहीं सुना? मैंने तो अपनी होश में हमेशा ही देखा, हर हारने वाली सियासी जमात ने ये कहा कि जनाब धांधली हुई है, रिगिंग हुई है, हमारे अगेंस्ट हुआ है जो कुछ भी हुआ। आज तक कभी किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया इलेक्शंस को हारने के बाद। यार पीपल्स पार्टी ने तो 2 दिन पहले तक कह दिया था कैंसिल कर दे एमक्यूएम के कहने पे। अच्छा, मैं तो ये देखिए मेरा स्टाफ है, ये बैरिस्टर बैठे हैं, मैं समझता हूं कि ये इट्स द सर पीपल्स पार्टी टाइम वेस्टिंग एंड मनी वेस्टिंग। जब तक इस मुल्क में जनरल इलेक्शन नहीं हो जाते, ठीक है, जनरल इलेक्शन होंगे तो जनरल इलेक्शन होने के बाद जो गवर्नमेंट बनेगी, अगर पाकिस्तान में पैसा मौजूद है, अव्वल तो पाकिस्तान में, मैंने आपके पहले भी प्रोग्राम में कहा था कि पाकिस्तान में इस वक्त मुआशी तौर पे इतना पैसा सिर्फ मौजूद है कि पाकिस्तान डे टू डे एक्सपेंस कर सकता है। अच्छा। इतनी हैवी एक्सपेंस करके बल्दियाती इलेक्शन करवाना, यहां एक एमएनए एमपीए के 15 करोड़ से 30 करोड़ के अखराजात हो रहे हैं एमपी एमएनए बनने के लिए। तो एक पता चला कराची के जो इलेक्शन है ना, एक काउंसलर बनने के लिए 1-1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हो रहा है उस पर। मुझे ये बताएं, जो लोग 1-1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन मेरा और आपका टैक्स पेयर का पैसा वहां लगा रहा है, ठीक है, इसका यूज क्या है? ठीक है, इसका जमा हासिल होगा क्या आप बताएं? सिवाय पॉलिटिकल मूवमेंट के क्या उनको आजादी मिल जाएगी? क्या वसीम अख्तर साहब को आजादी मिली वहां का मेयर बनके? क्या उनको फंड उन तक पहुंचे? वो फंड मेयर तक पहुंचेंगे या वो कोई मिनिस्टर लगाएगा, एमपी गलियां बनवाएगा? या पहले तो ये डिसाइड कर लेना कि फंड किसके पास जाएगा और तरक्याती काम एमएनए एमपीएस करेंगे या नीचे बल्दियाती लोग करेंगे? सर यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे मुल्क के अंदर कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है इसको इंप्रूव नहीं किया जा रहा। यहाँ पे फंड एमपी एमएनए को दिया जाता है। तो खान साहब ने तो कहा था मैं नहीं दूंगा, तो खान साहब ने तो लाइनें लगवा दी जो परवेज इलाही को कह के जो फंड की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, ठीक है, इज देयर एनीथिंग टू जस्टिफाई दैट वन? कैन पार्टी, कैन पीटीआई जस्टिफाई दैट वन? तो मैं पहले भी कहता था कि सबसे ज्यादा, जैसे इन्होंने 2 जजेस का नाम लिया कि उन्होंने पाकिस्तान की जुडिशरी का बेड़ा गर्क किया है, मैं कहता हूं कि हमने खान साहब को सपोर्ट किया, पीटीआई वालों को, लेकिन जितना डंट चले वो चोर थे, डाकू थे, पूरी दुनिया में आपने मशहूर कर दिया चोर डाकू। आप तो मदीना रियासत बनाने आए थे ना, आप तो तब्दीली लाने आए थे। आपने तब्दीली लाते लाते आप खुद तब्दील हो गए, यानी उसी कन्वेंशनल सिस्टम का आप हिस्सा बन गए। आपके क्या ख्याल में लाहौर में जो तैयारी हो रही है इलेक्शंस की, मैं अभी उठ के आ रहा हूं, मेरे दोस्त वहीं हम लोग बैठे हुए थे, आप बताएं कि यहाँ पे एक कंपेन चलाने के लिए क्या पीटीआई के पास जो कैंडिडेट हैं,
क्या वो माफियाज के हिस्सा नहीं है? ठीक है। क्या वो प्रॉपर्टी के लोग नहीं है? सर किस पार्टी में नहीं है, किस पार्टी में ऐसे लोग तो नहीं ये हैं जो कल को माफिया हारेंगे। ना हो? आप मुझे ये बताएं कि अगर कराची के इलेक्शन नहीं माने जा रहे तो फिर इन्होंने वो आजाद कश्मीर के इलेक्शन कैसे मान लिए? अगर पीटीआई खुदा ना खासा पीटीआई को अगर नहीं मेजोरिटी मिलती तो क्या वो छोड़ दे? अगर खान साहब कहते हैं हमें मेजोरिटी नहीं मिलेगी, 2/3 हम सर, ये गवर्नमेंट नहीं तो इस बनाएंगे, मुल्क में तो होता ही वो वहां रहता पे है। बल्दियात में जमात इस्लामी के साथ किस मुंह से जाएंगे? ये बता देना, किस मुंह से मत जाएं। शायद मत ये बनाने दें। ये तो इस मुल्क में होता ही हमेशा ये है, यानी जब से मैं इलेक्शंस अपनी होश में देखता आ रहा हूँ यहाँ पे होता ही है कि हर हारने वाली पार्टी का यही तरीक़ेकार है कि वो धांधली का इल्ज़ाम लगाते हैं अपने किए गए कामों पर, अपनी बैड गवर्नेंस पे, अपना नॉट टू डिलीवर के ऊपर कोई डिस्कस नहीं करता। जिस तरह अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि 2 चीफ जस्टिस, अब्दुल्ला साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि 2 जजेस की वजह से जो है वो जुडिशरी ने सफ़र किया, जबकि मैंने ये देखा उनके सुओ मोटो एक्शंस ने पाकिस्तान के अंदर बड़ी बेहतरी लाई। जिन कामों पे उन्होंने सुओ मोटो एक्शंस लिए, वेदर वी क्रिटिसाइज इट और नॉट, लेकिन मैंने ये देखा कि ये वो काम थे जिस पे साकिब निसार साहब ने या जिसने भी जो है वो सुओ मोटो एक्शन लिया वो काम नहीं हो रहे थे तो उनको जंप इन करना पड़ा। हालांकि अगर हम ये कह भी दें कि ये उनकी लाइन नहीं थी, उनकी फील्ड नहीं थी, इसके बावजूद जिन चीज़ों पर भी उन्होंने सुओ मोटो एक्शन लिया हमें उन कामों में बेहतरी नजर आई और वो काम होते हुए नजर आए। बिलाल, सुमोटो इलेक्शन जो है एक्शन सुमोटो एक्शन जो है अगर वो नेपोटिज्म बेस्ड कर जाए, नेपोटिज्म पे चला जाए, सर ये आपका अपना तो पॉइंट ऑफ व्यू हो उसकी सकता है। नहीं, मैं देखें लेना चाहिए। पूरी दुनिया में कितने मुमालिक हैं, 200 से ज्यादा मुल्क हैं, सर, कहाँ की पूरी दुनिया जुडिशरी में के पास ये ऐसा पावर सिस्टम है? तो किसी मुल्क में अगर नहीं ये है। पावर है तो फिर सुमोटो पाकिस्तान, चार्टर ऑफ पाकिस्तान बना के हमारा आइन बना हुआ है, ये साथ बैठे हुए बैरिस्टर, आईने पाकिस्तान की एग्जीक्यूशन क्यों नहीं होती? ये नई गाइडलाइन क्यों नहीं बनाते? आईने पाकिस्तान मौजूद है, चार्टर ऑफ पाकिस्तान पे हमारी अदलिया उनको लेके जाए पॉलिटिशियंस को, और राइट पर्सन फॉर राइट जॉब पे उनको लेके जाएं। इनके एग्जाम होनी चाहिए। ये नहीं है कि कासिम अली शाह टेलीविजन पे जाके कह दे जी मैं पॉलिटिकल लोगों की ट्रेनिंग करूंगा। इनके भी कुछ इदारे होने चाहिए, इनकी भी एज ऑफ रिटायरमेंट होनी चाहिए, एज ऑफ एंट्री होती है। सारा आज जो जुडिशरी, आज अगर जुडिशरी कू की बातें होती हैं या मिलिट्री कू की बातें होती हैं, हमारे पॉलिटिशियन सिर्फ बिजनेस करने आते हैं, वो सर्विस टू द ह्यूमैनिटी तो करने नहीं आते। सर कासिम अली शाह का तो हमने क्या जिक्र करना है, वो तो ना 3 में ना 13 में। कासिम अली शाह साहब की क्या बात करेंगे, वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है और आमिर लियाकत और वो अंदलीब हरीम शाह बनने की कोशिश कर रहे हैं, बनने दें उनको। चलें सर, ये तो अपनी बात होगी, लेकिन मकसद सिर्फ ये है कि आप अब मेरा बात करने का मकसद ये कि जो इलेक्शंस हुए हैं कराची और हैदराबाद के अंदर, जो तबाही सिंध के अंदर हुई सैलाब की वजह से, आप क्या समझते हैं कि क्या पीपल्स पार्टी का कोई रोल नहीं है या वो इसको कम नहीं कर सकते थे पहले? मैंने तो कह दिया 15 सालों के बाद भी अगर वो 100 सीट्स ले जाती है, ठीक है, और अपना मेयर बनाने की पोजीशन में बार्गेनिंग में सर अगर वो हुकूमत में ना होते, ऑपोजिशन में होते वहां पर, तो फिर मैं देखता कि अगर 100 सीट पीपल्स पार्टी लेगी, कह रहा था कि हमने इलेक्शन यार कैंसिल कर दें, तो अगर पता था कि वो फिडलिंग करेंगे, प्री पोल रिगिंग करेंगे, तो इतना पैसा कॉस्ट उस पर, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि अगर बल्दियाती इदारे हर गवर्नमेंट ने पंजाब में, अगर पीटीआई ने अपने, देखे ना, मैं अगली बात करता हूं, 4 सालों में पीटीआई ने पंजाब में, मैं खुद उन मीटिंग्स में, अवारी में, इलेक्शन कमीशन में शामिल रहा गवर्नर सरवर के साथ और कंवर दिलशाद साहब के साथ में शामिल रहा, हम बैठते रहे, मुझे भी इनवाइट किया जाता था वहां पे, लेकिन इमरान खान साहब पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवा सके। वो उन्होंने नून लीग के लोगों को अगर डिस्कार्ड करके अगर सुप्रीम कोर्ट ने, तो कोई भी पार्टी जो भी ऊपर बैठी होती है ना टॉप पे, वो कहते हैं हमारी गवर्नमेंट आए, हमारे पसंद के लोग आए, हमारा फंड हम उनको देंगे जो हमारे माइंडसेट के होंगे। हमारे बल्दियाती इलेक्शन जमाती बुनियाद पे होने ही नहीं चाहिए, ठीक है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर तो ये मुल्क चल जाएगा। ठीक है, अगर नीचे भी अगर आपने शेर और बल्ले के टप्पों पे निशान लगाने हैं और अपनी टिकटें खरीदने के लिए, पार्टीज में अपनी टिकटों को खरीदने के लिए पैसा देना है और फिर वो इलेक्शन जीत के वो पैसा डबल करना है, तो ये तो एक कारोबार हो गया ना। नहीं सर, ये तो कारोबार है ही है। यहाँ पर तो इलेक्शन कोई शख्स भी तनख्वाह लेने के लिए नहीं लड़ता, इसमें तो किसी को कोई शक होगा तो फिर वो बंदा खुद से ही झूठ बोल रहा है। यहाँ पर अगर इलेक्शंस लड़ते हैं कोई लोग, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है किसी एक हल्के के एमपीए को भी इलेक्शन लड़ने के लिए, तो ये करोड़ों रुपया एक मामूली सी तनख्वाह के लिए तो नहीं लड़ा जाता। इसके पीछे क्या रीजंस हैं, एवरीबॉडी नोज इट। मैं
आऊँगा बैरिस्टर अब्दुल्ला साहब की तरफ कि अब्दुल्ला साहब, सिकंदर सुल्तान राजा साहब की मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और मुख्तलिफ आईनी और कानूनी अमूर पर बातचीत उन्होंने की है, पंजाब के इलेक्शन पे बातचीत कर रहे हैं। सर, अगर अब जो नाम आए हैं, हमजा शहबाज साहब की तरफ से 2 नाम आए हैं, वंडरफुल नेम्स हमजा साहब ने जो दिए हैं, मुझे तो बड़ी खुशी हुई है नाम सुनकर, आहा चीमा और मोहसिन रज़ा नकवी साहब, हमारी इसी फील्ड के बंदे हैं मोहसिन रज़ा नकवी साहब, उनका नाम दिया उन्होंने चीफ मिनिस्टर के लिए, और चैनल 24 वाले एवरीबॉडी नोज इट, और आहा चीमा साहब का नाम दिया उन्होंने, और हमजा शहबाज साहब तो ब्यूरोक्रेट हैं। एक और नाम आप भूल रहे हैं जी, वो दिया है बोन साहब का नाम दिया उन्होंने। सर, वो एस एम बून साहब का नाम खत्म हो गया ना, नाम उन्होंने दिया और साथ ही उन्होंने माजरत कर लिया एस एम बून साहब ने, सो वो नाम आया ही नहीं, रह गए हैं 2 नाम उनकी तरफ से जो आए हैं, वो हैं आहा चीमा और मोहसिन रज़ा नकवी साहब, और वो कह रहे हैं हमजा शहबाज साहब के जी इन दोनों में से किसी एक को केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए। अब्दुल्ला साहब, मेरा सवाल आपसे था सर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात को किस तरह से आप देखते हैं, और अगर ये नाम फाइनल नहीं होता, 10 बजे तक का टाइम है आज का, और 10 बजे तक का कोई नाम फाइनल ना होगा तो क्या होगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो मीटिंग है सबसे पहले चीफ जस्टिस के साथ, वो बड़ी लॉन्ग ओवर ड्यू थी आई गेस। ठीक है, क्योंकि इनके पास कुछ दोनों पार्टीज़ के लिहाज से कुछ पिटिशंस इनके पास पेंडिंग है। एक आध बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो आई हुई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से फॉरेन फंडिंग केस पे। ठीक है, हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है तो हमारी जहनों से ये चीज़ें निकल जाती हैं जी। उसकी तरफ से हायर जुडिशरी की के मुताबिक कोई भी न्यूज़ नहीं आई, कोई अपडेट नहीं आया, समझ नहीं आ रहा कि ये जुडिशल सिस्टम में किधर क्लॉग हुआ हुआ है। ठीक है, तो आई गेस इनके पास काफ़ी सारा एजेंडा होगा डिस्कस करने का, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास भी बहुत सारे मैटर्स पेंडिंग थे जो कि पॉलिटिकल नौयत के जिधर होने चाहिए इसेंशली, और हायर जुडिशरी की तरफ से भी उन पॉलिटिकल मैटर्स पे जिनके केसेस चल चुके हैं जो कि कौमी मफाद में हैं, कोई फैसले नहीं आ रहे थे। तो ये डायलॉग और ये मीटिंग बड़ी लॉन्ग ओवरड्यू थी, तो वी विल सी अ लॉट हैपनिंग आफ्टर दिस। ठीक है, इंशाल्लाह। दूसरी जो चीज़ है आप बात कर रहे हैं कि अगर नहीं फैसला होता 10 बजे तक इन दोनों नामों पे जो हमजा शहबाज साहब ने दिए हैं, तो क्या होगा फिर? जी इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा और उसके पास डिस्क्रेशन है डिसाइड करने के लिए कि केयर टेकर चीफ मिनिस्टर कौन आएगा। जहां तक कि इन 2-3 नामों का ताल्लुक है, मेरे ख्याल से बून साहब ने तो रिफ्यूज कर लिया, उन्होंने माजरत कर लिया। हाँ, खोसा साहब भी माजरत कर गए। और चीमा साहब आई गेस इज एन एक्स ब्यूरोक्रेट, एंड मोहसिन रज़ा नकवी साहब के बारे में तो आप ज्यादा बेहतर वेरी फेमस ब्यूरोक्रेट नजम सेठी साहब को लगाना चाह रहे हो दोबारा। नजम सेठी साहब को मैंने कल एक प्रोग्राम में कहा था कि एक ब्यूरोक्रेट आएगा जो आइडेंटिकल टू नजम सेठी होगा, तो आज दे दिया है, तो मेरा ख्याल है उन्हें नवाज दिया गया है, मजीद उन्हें और नवाजने की जरूरत है। आप नवाज का नाम, नवाज और फैज के नाम ना लिया करें बिलाल, आप खुदा के लिए। नवाजा गया है उन्हें सर। अच्छा, तो अब जाहिर है जो नाम आ रहे हैं, अगर 10 बजे तक सपोज नहीं होता तो क्या होगा अब्दुल्ला साहब? जी इलेक्शन कमीशन में जाएगा, उनका डिस्क्रेशन है, दे विल डिसाइड हु विल बी द केयर टेकर चीफ मिनिस्टर। नहीं, किन में से जो नाम ये देंगे या वो खुद से अपने नाम ले लेंगे? आई गेस जो ऑलरेडी नेम्स प्रपोज है उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, और जो नहीं होंगे आई गेस दे विल लुक आफ्टर इट। आई एम नॉट श्योर कि कंप्लीटली प्रोसीजर क्या है, बट दिस इज व्हाट लॉजिक सेज। खेरा साहब का भी डाउट है, कल एक न्यूज चल रही थी कि 31 को रिटायर हो रहे हैं और वो तोशाखाना के केस में, इमरान खान के केस में इन्वॉल्व रहे हैं, तो उन पे भी एक स्पॉट आ गए हैं। तो बाकी सर वो स्पॉट तो दोनों तरफ से ही आएंगे ना, यानी एक नाम जिसपे यानी इन्होंने वो नाम दे दिए कि ये नाम रखें, कोई इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड कर दे कोई नहीं। वो नासिर महमूद खोसा साहब के नाम पर तो इत्तेफाक किया जा रहा था मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी, और तारीफें की जा रही थी। उसके बाद उन्होंने जब माजरत की है नासिर खोसा साहब ने, तो फिर दोबारा से थोड़ा सा स्टोरी आगे चली गई। लेकिन अब ऑब्वियसली आसिफ सईद खोसा साहब के भाई नहीं है? जी बिल्कुल वही हैं। तो आप मुझे ये बताएं, एक भाई के बारे में वो क्या स्टांस रखते हैं, दूसरे भाई के बारे में? सर यहाँ पर सियासतदान तो हर चीज़ के बारे में स्टांस सुबह कुछ रखते हैं और शाम को कुछ और रखते हैं। जो 2 नाम दिए हैं हमजा शहबाज साहब ने, शाहिद साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा, आहा चीमा और मोहसिन रज़ा नकवी साहब, किस तरह से देखते हैं सर आप इसको? सर मैंने तो कह दिया ना, मैंने तो पहले कह दिया है, मुझे यूँ लग रहा है जैसे नजम सेठी साहब के इक्वल उन्होंने आज ये नून लीग, मैं समझता हूँ कि नून लीग की कोई विजन की कमी है। इतने अच्छे लोग, इतने, मैं क्योंकि न्यूट्रल का लफ्ज पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने उसकी मत मार दी है, तो मैं कहूँगा ए पॉलिटिकल इतने लोग हैं, इतने हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, कोई गवर्नर रख लेते यार स्टेट बैंक का। नून लीग के पास तो पीटीआई से ज्यादा
ब्यूरोक्रेट्स मौजूद हैं जो ए पोलिटिकल होंगे। ये वो नाम कि जिनको खान साहब को नहीं भी गुस्सा आना ना, तो पहले उन्होंने पाकिस्तान को यहां तक पहुंचाया। वो मस्जिद पता नहीं क्यों नाम ये ऐसे दिए। मेरे लिए वैसे ताज्जुब है कि आप एक मीडिया पर्सन का नाम दे दें और एक ऐसे ब्यूरोक्रेट का नाम दे दें। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो नून लीग के ब्यूरोक्रेट हैं, मैं ये कह रहा हूं कि उनका नाम टैग हुआ हुआ नून लीग के साथ, तो नाम देते हुए बड़ी एहतियात करनी चाहिए। निगरान गवर्नमेंट है या अपना बंदा लगवाना है। ठीक है, मुझे ये नहीं समझ, खान साहब ने भी वो नाम दे दिया जो तोशाखाना में है, सुकेरा साहब का नाम दे दिया, और इधर से भी ऐसे नाम आ रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज कर क्या रही हैं? इसका मतलब है विजन की कमी है। विजन की कमी है तो फिर ये कहते हैं जी हमें एजेंसीज वाले रगड़ा लगाते हैं, फिर ये कहते हैं जुडिशरी हमें रगड़ा लगाती है। तो इनकी विजन और कोई मिशन नहीं है पॉलिटिशियन के पास। ये मुझे लग रहा है जैसे पॉलिटिशियन पाकिस्तान को चलाने के लिए डंग टपाऊ का काम कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम ये वक्त गुजार लें और ये काम कर लें। जहां तक रही कि इलेक्शन कमीशन की मुलाकात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, तो अगर तो वो हमारे आइन में है कि इनकी क्वार्टरली, वीकली, मंथली, फोर्टनाइटली, एनुअली, हाफ ईयरली मीटिंग्स ड्यू होती हैं और होनी चाहिए। ठीक है, मैंने तो पिछले 10 सालों में कभी नहीं सुना। ये मुझे बैरिस्टर साहब बता दें हिस्ट्री निकाल के, इस मौके पे ये मीटिंग होनी नहीं चाहिए थी। अगला मेरा मैं भी एक सवाल करता हूं आवाम से जी, कि क्या बंदयाल साहब के टेन्योर में पाकिस्तान में इलेक्शन हो पाएंगे? उनकी रिटायरमेंट का ये साल है। सर अवाम को अगर इतने जवाब आते होते तो मेरा ख्याल है शायद वो ऐसे लोगों को चूज ही ना करते। ये सवाल तो आप किसी इंटेलेक्चुअल बंदे से पूछें और वो इसका जवाब दे सकता है। आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं अपने आपके जो थिंक टैंक्स हैं और हमारे जो थिंक टैंक्स हैं, तो मैं आज प्रोग्राम में थ्रो कर रहा हूं ना ये सवाल। ठीक है कि बंदयाल साहब के सुपरविजन में एज ए चीफ जस्टिस क्या पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन हो पाएंगे? उम्मीद तो यही है कि इंशाल्लाह उनकी सुपरविजन में साफ और शफाफ इलेक्शंस हो पाएंगे, क्योंकि यही इसी पर इत्तेफाक राय इमरान खान साहब का भी है और शायद शहबाज शरीफ साहब का भी है और तमाम पार्टीज का, पूरी पीडीएम का शायद इस पे है इत्तेफाक राय। इसमें इस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर को और आर्मी सबको बुला लेते यार, सारे स्टेक होल्डर। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ चार्टर ऑफ पाकिस्तान कर ही लेते अगर दोनों की मीटिंग हो रही है। इसमें एक छोटा सा वैसे इंटरजेक्शन करना चाहूंगा। चीफ जस्टिस की सुपरविजन में क्यों इलेक्शन होना है? क्वेश्चन इज उनका काम ही नहीं। ये शायद साहब की ये तो इलेक्शन कमिश्नर का शायद साहब यार, अगर इलेक्शन कमीशन को बुलाया जा रहा है तो उनसे पूछा जा रहा है ना कि तुम इलेक्शन कैसे करवाओ? बुलाया नहीं जा रहा, मतलब उनके ऊपर है, वो बुलाया नहीं जा रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं वो खुद सुप्रीम कोर्ट गए हैं और उन्होंने मुलाकात की है और कानूनी और आईनी अमूर पर बातचीत हुई है उनकी। बस ये नहीं कि उन्हें कॉल किया गया और उन्हें बुलाया गया इसके ऊपर। अब सर हम आ जाते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर। वज़ीर आज़म साहब उनका दौरा जो है वो यूएई का चल रहा है और वहाँ पर उन्होंने कहा है कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। शहबाज शरीफ साहब वहीं पर अड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, इलेक्शंस की तरफ आने का दिल ही नहीं कर रहा उनका। जाहिर है करेगा भी कैसे जब वफाकी हुकूमत पास हो, आपके बैरूनी दौरे चल रहे हों, आपके केसेस ख़त्म हुए हो और आपने इतना कुछ गेन किया हो, तो किसका दिल करेगा सीट छोड़ने का। साथ ही उन्होंने ये बात भी की कि हमारे मुआशी चैलेंजेस जो है उसके लिए अरब ममालिक की मदद के बगैर हल नहीं हो सकते हमारे मुआशी चैलेंजेस। और उन्होंने थोड़ी सी बात वहाँ पर की कि हमें वी नीड मोर सपोर्ट, हमें वहाँ से सपोर्ट चाहिए। साथ ही उन्होंने भारत के बारे में कहा और मोदी पर उन्होंने थोड़ी सी डिस्कशन की और कहा कि अगर भारत संजीदगी से हमारे साथ मुज़ाकरात की पेशकश करे तो हम मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। कश्मीर पर डिस्कशन करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर इशू के ऊपर हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों, जंगें किसी चीज़ का हल नहीं है, वॉर किसी चीज़ का हल नहीं है। भारत को एक बार फिर मोदी साहब को पेशकश की है वज़ीर आज़म साहब ने और कहा है कि अगर वो संजीदगी से मुज़ाकरात करें तो हम बात करने को तैयार हैं। शाहिद साहब किस तरह से आप देख रहे हैं सर इस बात को? देखिए बहुत तेज़ हैं, वैसे मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं समझता था शहबाज शरीफ साहब को। ठीक है, वो अच्छे मैनेजरियल स्किल तो रखते हैं, अच्छा, लेकिन वो अगर ऐसा विजन रखेंगे सर 9 माह बाद भी हम ये कहेंगे वो अच्छे मैनेजरियल स्किल्स रखते हैं। यार ये 3 गुना महंगाई बढ़ चुकी है, तजर्बाकार टीम ले आए हैं, 3 गुना महंगाई बढ़ गई है, हर चीज का बेड़ा गर्क हो गया है और अभी भी वो मैनेजरियल स्किल्स के साथ। हमने सुन रखा था कि वो नवाज शरीफ को चला रहे हैं, ठीक है, उन्होंने इस टेन्योर में साबित कर दिया कि नवाज शरीफ साहब इनको चला रहे थे जैसे शहबाज शरीफ साहब हमजा को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूं इंटेलिजेंट वो कब से हो गए कि उनके पास तो टाइम ही नहीं है, उन्होंने इलेक्शन की तैयारी करनी है। ठीक है, और वो ये पॉलिटिकल विजन दे रहे हैं कि इंडिया हमारे साथ बातचीत करे, पहले आप पाकिस्तान को ठीक कर लें, उसकी मईशत को ठीक कर लें। ये मेरा ख्याल है ये डंग टपाऊ जो मैंने पहले कहा है ना कि हमारे जो पॉलिटिशियंस है ना
उनको कोई काम नहीं है। इमरान साहब रात को बैठ के सोचते मैं वेला हो गया हूँ, प्राइम मिनिस्टर रहा नहीं, मैंने कल बात क्या करनी है। ठीक है, वो आधी बात करते हैं, आधी कोई बाउंसर मार देते हैं उसमें। अब ये जो है इनके ज़हन में चूंकि गाने शाने होते हैं शहबाज शरीफ साहब के ज़हन में, ठीक है, तो वो गानों के बड़े शौकीन है, गानों के शौकीन है, तो उस थ्योरी को लेके आते हैं। अब बताएं कि वहां बैठ के आप मुआशरत पे तो बात कर सकते हैं कि पाकिस्तान, पहले तो ये जवाब दें कि जब 2008 में जरदारी साहब पर डे 5 अरब रुपए डेली कर्जा ले रहे थे, तो इन्होंने आके 2013 में पर डे जो है वो 8 अरब कर दिया। उनसे 3 अरब ज्यादा क्यों लेना शुरू कर दिया? चले सी पैक इन्होंने शुरू किया, कोई डेवलपमेंट के काम शुरू किए, लोग कहते हैं उनमें से कमीशनें लेते थे। ये हम नहीं उनकी बात करते हैं, हम नहीं मानते उन्होंने कमीशनें खाई होंगी, उन्होंने डेवलपमेंट के काम किए होंगे कुछ ना कुछ। खान साहब ने फिर वो भी नहीं किए। खान साहब ने डेवलपमेंट के काम किए नहीं, आपको और मुझे हेल्थ कार्ड दे के, सिर्फ एक हेल्थ कार्ड दे के और कह दिया कि कोविड आ गया, 17 अरब पर डे के हिसाब से वो कर्जा लेते रहे हैं। मुझे ये बताएं, जो पॉलिटिशियन पाकिस्तान में कर्जा लेने के और मांगने के मास्टर हो, एक दूसरे को फकीर और ये ऐसी बातें करते हैं, बिलावल भुट्टो से लेके शहबाज शरीफ तक, यानी जरदारी साहब से लेके शहबाज शरीफ तक सारी मंगते बनते जा रहे हैं। तो उनको पाकिस्तान को चलाने की बात करनी चाहिए। क्या पिद्दी का शोरबा। आप पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, खुदा के लिए पाकिस्तान में ये सोचें कि अवाम को रोटी जो 40 की हो गई है उसको 10 पे कैसे लेके जाना है। शहबाज शरीफ साहब की तो मैं एक बात देखिए, उनकी एक बात बड़ी पॉजिटिव रही है, उन्होंने अपनी एक पहली बात जो कही उसको पूरा किया कि बेगर्स के नॉट बी चूजर्स कहकर वो तशरीफ लाए थे, और उन्होंने वही किया जो वो कहकर आए थे। मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब यार, वो इमरान खान भी तो नहीं, देखिए इमरान खान भी तो लोगों से जाके मांगते हैं ना, मांगते तो सभी हैं। जाहिर है सर, हमारा मुल्क तो 40 कर्जे। मसला ये है कि जब आपको याद होगा कि जब ये चीफ मिनिस्टर थे तो इन्होंने तंदूर लगाए थे 2 रुपए की रोटी दूंगा। ठीक है, वादा किया था मैं कपड़े वज़ीर आज़म थे, कहते मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आटा सस्ता करूंगा। और इन्होंने जो एक टाई पहनी होती है, इनके जो कपड़े हैं ना, मैं तो इनको देखता रहता हूँ इनके, आप यकीन माने वो जैसे इमरान खान साहब आजकल बहुत कीमती कपड़े पहन रहे हैं ना, आजकल वो ब्रांडेड शर्ट्स और वो पहन रहे हैं। अच्छा, पहले वो ब्रांडेड नहीं पहनते थे इमरान। अच्छा, ना सवाल ही। मैंने जब इमरान खान साहब से अल्लाह जन्नत नसीब करे नईमुल हक साहब के थ्रू बातचीत हुई, तो मुझे उन्होंने, मेरे लिए बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी कि 27-26 साल से उनकी जेब में एक पर्स नहीं होता जी। इमरान खान, लोग उनको डोनेट करते हैं, चले मान लिया जी, फेम थे, पर्स इमरान खान साहब को डोनेट करते हैं? नहीं जी, नहीं, हाँ डोनेट करते ही होंगे ना, क्योंकि उनका अपना पर्स अपनी जेब में नहीं होता, उनकी जेब में कोई पैसा नहीं होता, पूरी दुनिया में ट्रैवलिंग करते हैं, खाते पीते हैं। डोनेशंस तो वो शौकत खानम के नाम पे लेते हैं, उनको डोनेट क्या करना किसी ने? वो बेचारे अब गोली लग के माजूर हुए, पहले तो माजूर भी नहीं थे, वो तो एक हमारे मीडिया के लोग बन गए ना, ठीक है, अपनी अपीयरेंस दे के पैसे कमा लिए, स्पीच करके मोटिवेशनल स्पीचेस दे के पैसे कमा लिए। ठीक है, शहबाज शरीफ साहब की तो एसेट कम हुए हैं इस वजह उन्होंने अपनी की है। अच्छा। लेकिन उनके एसेट्स तो कम हुए हैं, लेकिन उनके पास एसेट, आप लोकल एसेट की बात कर रहे हैं या फॉरेन एसेट? जो डॉक्यूमेंटेड एसेट्स हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंटेड एसेट्स उसमें वो तो हमारे लोकली होंगे, बाहर प्रॉपर्टीज उसमें शामिल नहीं होंगी। ब्रांडिंग जो आप देख लें, मुझे ये बताएं कि मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है, और मैं कर्जा मांगने जा रहा हूं, यही तो सबसे, और मैं ब्रांडेड कपड़े पहन के जा रहा हूं वहां पे, और जहाज भर के जा रहा हूं, और मैं कह रहा हूं मेरे पास पैसा नहीं है। सबसे पहले तो तमाम लोग जो है वो 7 स्टार होटल्स में स्टे कर रहे हैं, वहां पे याशियां कर रहे हैं, और जो लोग गए हुए हैं उन सब लोगों के अंदर, आप बिलावल भुट्टो की बात कर लें, आप शहबाज शरीफ की बात कर लें, आप तमाम मिनिस्टर्स की बात करें, ऑलमोस्ट वो ट्रिलियनियर्स हैं, इतने उनके पास पैसा है। तो देने वाले लोग भी सोचते हैं कि यार ये जो लोग मांग रहे हैं, खुद से ये खरबोंपति हैं और पाकिस्तान के लिए पैसा मांगने के लिए आए हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। पिछले 5 सालों में 25 घराने जी खरबपति हो चुके हैं पाकिस्तान में जी, पॉलिटिकल 25 घराने खरबपति, अरबपति नहीं खरबपति हो गए हैं, और पाकिस्तान खरबों में जो है वो मकरूज हो चुका है। खरबों में अभी एक और नया स्कैंडल आ रहा है जो हम सुन रहे हैं जी, आपने शायद सुना होगा कि मौलाना तारिक जमील साहब का नाम आ रहा है जी, कि उनके केसेस ओपन हो रहे हैं मोहन सलाई के साथ मिलके 49 अरब रुपए के। तो हमारे इस पाकिस्तान को लूटने में, चाहे वो मौलवी साहिबान हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो, किसी ने पाकिस्तान को छोड़ा नहीं है। वो सिर्फ कायदे आज़म ने बनाया था, और उसके बाद कहा कि जिसका हाथ पड़ता है वो इसको बनाए और इसको लूट ले, और उसमें किसी बंदे ने सर्विस टू द ह्यूमैनिटी। पॉलिटिशियन का जो इनके, मैंने पहले भी कहा था, मैंने पॉलिटिशियन से मैं मिलता हूं, मैंने इनसे पूछा कि आपके मैनिफेस्टो
आपको पता है क्या है? ठीक है। तो जो एमपीए का एमएनए का इलेक्शन लड़ रहा है उसको अपनी ही पार्टी के मैनिफेस्टो का नहीं पता, ठीक है, कि उसमें क्लॉजेस क्या है, तो फिर इनको आइन का कैसे पता होगा? तो ये प्रॉब्लम तो हमारे यहाँ पे, ये प्रॉब्लम तो हमारे मुल्क के अंदर है कि यहाँ पे मेरा भी इख्तिलाफ इस बात के ऊपर है कि जब आपने मिनिस्ट्रीज देनी होती हैं तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे टेक्नोक्रेट लोग मौजूद हैं, यानी होना ये चाहिए, सिस्टम ऐसा बनना चाहिए। कल के शो में भी हम यही डिस्कशन कर रहे थे कि यहाँ पे टेक्नोक्रेट्स को मिनिस्ट्रीज देनी चाहिए हैं। होता क्या है कि अपने हल्के से जीता हुआ एक आम सा शख्स जो कि वोट लेकर पैसा लगाकर एमएनए बन जाता है, एमएनए बनने के बाद उसको एक इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री सौंप दी जाती है जिसका उसको अलिफ बे का भी पता नहीं होता, तो वहां पे तबाही शुरू होती है। होना ही चाहिए कि वो बंदा जो स्किलफुल हो, जो इस काबिल हो कि वो मिनिस्ट्री संभाल सके, वो मिनिस्टर बन सके, टेक्नोक्रेट हो, उसको वो मिनिस्ट्रीज देनी चाहिए। शायद साहब आपको क्या लगता है कि सर ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर जो लोग इस काबिल हों कि वो मिनिस्ट्रीज को हैंडल कर सकें और वो पॉलिटिशियंस ना हो, मिनिस्ट्रीज वो आपकी सूबाई हो या फेडरल हो, जो भी हो, वो सब उन टेक्नोक्रेट लोगों को देनी चाहिए? देखिए सेनेटर जो बनता है ना जी, फिर वो रीजनेबल आदमी होता है। सर सेनेटर हमारे यहाँ पे कहाँ रीजनेबल है? सेनेट के अंदर जो लोग होते हैं, नहीं शुरू में मैं बताने, अभी मैं कह रहा हूँ सेनेट के इलेक्शन में सर वोट खरीदे नहीं गए, लोगों को मैं खरीदा नहीं आपसे किया, पैसा agree कर बांटा रहा नहीं हूं। किया, तो फिर मैं वही कह रहा ना अहल लोग आ गए पैसा तो चला के। सेनेट में सारे टेक्नोक्रेट्स होने चाहिए, होने चाहिए जी। सेनेट होती इसलिए है फॉर द और टेक्नोक्रेट। सेनेट जो सेनेटर्स हैं उनकी ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए जी कि जब एमएनएस बन जाए, जो एमएनएस बन जाए जी, इनका कोई एक टेस्ट होना चाहिए, कि आईक्यू टेस्ट होना चाहिए, इनका इंटेलेक्चुअल टेस्ट होना चाहिए। मैं बड़ा सर मेरे हिसाब से तो बनने से पहले होना चाहिए, बनने के बाद कर भी लेंगे तो फिर एमएनए एमपीए, वो मैं आपसे कह रहा हूं कि इनकी एज ऑफ एक्सपायरी भी होनी चाहिए। ठीक है, यानी एंट्री एज अगर एमएनए एमपीए बनने के लिए एक एज ऑफ एंट्री रखी है, ठीक है, तो 70 साल से ऊपर के बंदे को एमएनए का इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, ठीक है, एमपीए का इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, ठीक है, उसको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए, ठीक है। ये सारे देखिए, यही मैं कह रहा हूं, आइन तो मौजूद है, ये गाइडलाइन एसओपीज बना ले, जो चार्टर ऑफ पाकिस्तान का उसको नाम दे दे, उसमें ये तय कर लें कि कौन से लोग एमएनए एमपीएस बनेंगे और किनको टिकटें दी जाएंगी। आज मुझसे एक टेलीविजन वाले पूछ रहे थे कि बड़ी साहब आप बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने इतना खर्चा कर दिया, ठीक है, तो पाकिस्तान के पास तो बजट नहीं है, 50 अरब रुपए चाहिए जी इलेक्शन करवाने के लिए, ठीक है, तो वो कहां से आएगा? मैंने कहा जब ये इतना पैसा एक एमपीए 10 करोड़ 15 करोड़ लगा रहा है, तो जितने भी अखराजात है ना ये अपने ऊपर भी करते हैं, तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप करके कोई ऐसा फार्मूला ले आए कि जितने भी इलेक्शन के अखराजात भी हो ना, जो इलेक्शन कमीशन के भी हो, ठीक है, वो भी एमएनए एमपीए दे, ठीक है, इनकी जेबों से पैसे निकलवाने चाहिए, ताकि हमारे और आपके ऊपर जितना इलेक्शन ज्यादा होंगे। खान साहब ने 8 इलेक्शन लड़े, अभी लड़े हैं जी 9 हल्कों में, 7 में कामयाबी हुई, ठीक है, हो गई। मुझे ये बताएं 1 अरब रुपया खर्च हुआ, क्या वो पार्लियामेंट में गए? 1 अरब रुपया मेरा और आपका खर्च हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है? किसने अलाउ किया? किसने उनके रिजाइन लिए? आज वो वापस जाने की बातें भी कर रहे हैं। तो ये मैं, आप तो कहते हैं ना कि नून लीग ये है, पीटीआई ये है, मैं कहता हूं इस हमाम में जो अपने शहबाज शरीफ साहब ने कहा था सारे नंगे हैं, और ऐसे नंगे हैं कि जिसे देख के शर्म आती है। सभी पाकिस्तान की अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं, और अवाम को ये देखना चाहिए कि क्या ये सिस्टम एमएनए एमपीएस का, ये हमारे जमाती सिस्टम जो है, क्या इसने हमें रिलीफ दिया? लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं, बड़ी साहब आप गैर जमाती इलेक्शन की बात करते हैं। मैंने कहा अगर 85 में एक दफा फ्लॉप हो गया, तो जो ये जमाती इलेक्शन 85 के बाद चल रहे हैं, ये कौन सा कामयाब है? मुझे पहले ये बताएं ना। तो कोई फार्मूला ऐसा लेके आए, जुडिशरी, अगर बंदयाल साहब अपनी जिंदगी में एक ऐसा काम सो मोटो लेके सबको इकट्ठा करके कोई चार्टर ऑफ पाकिस्तान इनसे करवा लें, ठीक है, बॉन्ड भरवा लें। आपने और मैंने अगर बाहर की यूनिवर्सिटियों में जाना हो, तो उन्होंने एम्बेसीज ने हमसे बॉन्ड लेने शुरू कर दिए कि बॉन्ड भरे, आपने वापस जरूर आना है, ठीक है। तो जो एमएनए एमपीए बन रहे होते हैं, इनसे बॉन्ड क्यों नहीं लेने चाहिए? आप बताएं जरा मुझे। सर बॉन्ड लेके ही तो मियां साहब को बाहर भेजा था, और उसके बाद भी मियां साहब बाहर ही हैं, और छोटे मियां साहब वजीर आजम बन चुके हैं। वो भी बॉन्ड ही था, 7 अरब लेते, श्योरिटी बॉन्ड भी 50 रुपए के स्टैंप पेपर पे ना भेजते, किसने भेजा? ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। ज़ाहिर बात है, होना यही चाहिए कि हमारे मुल्क में जो सिस्टम है इसको ठीक करना चाहिए। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है, टू रैप अप द शो। आप दोनों गेस्ट का बहुत शुक्रिया, बैरिस्टर अब्दुल्ला साहब और शाहिद इकबाल भट्टी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। होना ये चाहिए हमारे मुल्क के अंदर, जिस तरह से शाहिद इकबाल भट्टी साहब ने भी बताया कि यहाँ पर सिस्टम ठीक होना चाहिए है, सिस्टम में बड़े लूप होल्स हैं, और जब तक सिस्टम ठीक नहीं होगा इस मुल्क के अंदर इसी तरह प्रॉब्लम्स रहेंगी। हर हारने वाली जमात यही दावा करेगी कि हमने तो बड़ा काम किया था और हम तो बड़े वी वर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड,
रिजल्ट और हमारा ही इलेक्शन था, लेकिन हम हारे इसलिए कि धांधली की गई। और यही वतीरा है हर हारने वाली जमात का। इट इज़ अ वेरी ईजी एक्सक्यूज़ एक्चुअली, जो हर शख्स देता है कि मैंने तो बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया था और मेरी तो बड़ी ज़बरदस्त जो है हमारी पार्टी का काम रहा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर धांधली की गई। हमें चाहिए कि हम इन धांधली के इल्ज़ामात से बाहर आ जाएं और जो भी इलेक्शंस हों उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, ताकि इस मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाया जा सके। इकट्ठे बैठना चाहिए तमाम पार्टीज़ को, बैठ के इनका म्यूचुअल कंसेंसस होना चाहिए और उसके बाद इनको चाहिए ये है कि मुल्क की बेहतरी के लिए सोचें, अवाम की बेहतरी का सोचें। आप सबका प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।